ओए ये धुन सुनकर कुछ याद आया आपको? किसका चेहरा सबसे सामने आता है जब ये धुन आपको सुनाई देती है या फिर ये गाना बजता है? एक वो चेहरा जिसने जब ये फिल्म इंडस्ट्री में वो आए थे तो धूम मचा के रख दी। मुझे लगता है कि इस कलाकार ने कभी भी कोई स्टाइल नहीं बनाया पर्दे पर अपने किरदार के जरिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। आज किस एक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ, थोड़ा सा गैस कर लीजिए। हमेशा गैस वर्क करवाती हूँ मैं आपसे, क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह सिनेमा प्रेमी हैं और आप भी कलाकारों की जिंदगी में थोड़ा सा झांकना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा इनके बारे में। हम लोग दो बीघा जमीन, वक्त, काबुली वाला, ये वो फिल्में हैं जिसके जरिए गहरा संदेश देने की कोशिश की गई थी और वो हम तक पहुंचा भी था। आप गैस वर्क करिए कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ आज। कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके बारे में आज हमारी और आपकी बात होने वाली है कलाकार बेमिसाल में। बंदी को कहते हैं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। और आज ये शुरू हो गया है हमारा प्रोग्राम आपके अपने एफएम गोल्ड 100.1 पर। एग्जैक्टली खरा सोना सुन रहे हैं आप। और आज कलाकार की जिसकी बात होगी वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। आज वैसे 13th of April है और 13th of April को ही उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इस कलाकार को हम एक बार फिर से आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप तब तक गेस करिए और सुनते जाइए आपका अपना एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना। और वो जो गाना मैंने आपको सुनाया था ना, वो मैं थोड़ी देर के बाद प्ले करूंगी, अभी नहीं। तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे जग 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 जगिन तक तक जगिन जग जग जगिन जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, गगन तले जा पवन चले। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। या या रे या या रे हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया 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 आया।
वेल अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि मैं किस बेमिसाल कलाकार के बारे में आज बात करने वाली हूँ। वैसे इनके बचपन का नाम पता है क्या था? युधिष्ठिर साहनी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिनके चेहरे को देखें तो बड़ा मासूम, लेकिन लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा गबरू जवान जब आया था, और मतलब खूबसूरती तो थी। एक्चुअली हम स्मार्ट बोलेंगे उनको, है ना। बलराज साहनी की बात कर रही हूँ मैं। 1 मई 1913 को इनका जन्म हुआ था और निधन के बारे में मैंने आपको बताई दिया। आज इनकी पुण्यतिथि है और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं इन्होंने। काबुली वाला तो कोई भूल ही नहीं सकता, गरम हवा, जाते जाते जो इनकी लास्ट फिल्म रही, और जो धरती के लाल, 2 बीघा जमीन, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कोई नहीं भूल सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, बहुत सारे किस्से लेकर आई हूं मैं। साहनी साहब का जो जन्म हुआ था ना 1 मई 1913 को ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी में हुआ था, और फिर इन्होंने सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय पंजाब ब्रिटिश भारत जो उस टाइम पर था उसमें उन्होंने पढ़ाई की, और फिर लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वो वापस रावलपिंडी आ गए और अपने परिवार के साथ बिजनेस में शामिल हो गए। उन्होंने हिंदी में बैचलर डिग्री भी आयोजित की थी। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए ये मैंने कुछ आपको जो इनकी इनिशियल बातें थी, जो बिल्कुल शुरुआती बातें जो कि बहुत जरूरी होती हैं, पढ़ाई लिखाई जन्म ये सब बताना, वो मैंने बता दिया। लेकिन अब कुछ किस्से भी मेरे पास बहुत सारे हैं। वो कौन कौन से किस्से हैं, क्या दिलचस्प बातें हैं जो आप यहाँ पर मेरे साथ सुनने वाले हैं, वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेंगी। अभी फिलहाल गाना आपके लिए आ रहा है, कलाकार बेमिसाल। आप सुन रहे हैं आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ आपके अपने एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। मुझे पता है कि बहुत से लोग व्हाट्सएप करेंगे, उन्होंने किया ही होगा मुझे व्हाट्सएप की आज मैं किसके बारे में बात कर रही थी। लेकिन आप ऐसे भी नंबर याद कर लीजिए अगर आप नए लिसनर भी हैं हमारे, तो 9868868753, क्योंकि जब हमारे वो व्हाट्सएप वाले प्रोग्राम्स आते हैं तब तो आपको फिर एकदम से क्लिक नहीं करता ना माइंड में, तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए। और अगर आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो fmgold@gmail.com पर ईमेल जरूर करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और वो गाना जिसका आपको इंतजार था वो प्ले कर रही हूँ आपके लिए। जाइएगा नहीं तो बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। कुर्बान तो हमें पता है कि आप भी होंगे आज इस कलाकार पर, क्योंकि इस कलाकार ने काम ही ऐसा किया और लोगों के दिलों पर राज किया। हाँ जी, बलराज साहनी के बारे में बात हो रही है। आज यही बेमिसाल कलाकार हमारे साथ हैं, कलाकार बेमिसाल में। अब बलराज साहनी सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी। लेखन, साहित्य, अनुवाद, मंच अनुवादक के तौर पर भी उन्होंने काम किया। मंच कलाकार, निर्देशक, अध्यापक, संपादक, रेडियो उद्घोषक, यस आरजे, पटकथा लेखक, और इसके अलावा समाज सेवी भी थे वो। उनका पूरा जो जीवन था कुछ नया और बेहतर करने की जद्दोजहद से भरा हुआ दिखाई देता है। अगर हम उनकी एक किताब पढ़ें तो उनके बेटे ने उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, उसमें बहुत सारे किस्से हैं। उन्हीं में से कुछ किस्से आज मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें उनकी मैं बताती हूँ यहाँ पर। वैसे अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा भी है कि मुझे हमेशा ही साहित्यकार बनने का शौक रहा, जैसा कि मैं पहले कहता हुआ आया हूँ कि फिल्मी अभिनेता तो मैं बस ऐसे ही संयोगवश बन गया अचानक से। कभी कभी होता है ना, डेस्टिनी में कुछ लिखा होता है तो आप फिर वो कर लेते हैं, बन जाते हैं। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभिनेता वो संयोगवश बने, लेकिन वैसे वो एक साहित्यकार बनना चाहते थे। ये शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। अच्छा, अब साहित्यकार बनना चाहते थे, उन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, तो वो फिल्मी दुनिया में कैसे आए, चलिए बताती हूँ। अप्रैल 1944 में लंदन से वापसी पर वो बंबई में रुके। यस, लंदन से वापसी करके आए थे। और काबुली वाला की भी जो स्टोरी है ना, एक छोटी सी जो मेरे पास है कहानी, किस्सा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बताऊंगी आपको। तो भाई वो वापस मुंबई में रुके। एक दिन उनकी मुलाकात अचानक चेतन आनंद से हो गई। अब चेतन आनंद साहब उनके साथ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे और उनसे 2 साल जूनियर थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और लाहौर में दोनों नाटक वगैरह खेलने में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते थे, मतलब सब दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते थे। तो चेतन से बातचीत के दौरान उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब भारत में भी सभ्य समाज के लोग फिल्मों को उतनी बुरी नजर से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पहले ना फिल्मों को देखना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन माध्यमों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। वहीं उन्हें पता चला कि कृष्णचंद्र, उपेंद्रनाथ अश्क, सादत हसन मंटो, भगवती चरण वर्मा, जोश मलिहाबादी, अमृतलाल नागर जैसे चोटी के लेखक बंबई में रहकर फिल्मों के लिए कहानियां और गाने लिखकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो फिर एक बार उन्होंने खुद बलराज साहनी को बताया था कि तुम्हारी कहानियां पढ़कर ही उन्हें कहानीकार बनने का ख्याल आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलराज साहनी मुंबई में जब रावलपिंडी पहुंचे तो कुछ बदले बदले से वो नजर आए थे। उनके भाई भीष्म साहनी ने एक बार अपने एक लेखन में कहा था कि उनका सारा अल्हड़पन और लापरवाही गायब हो चुकी थी। अब उनमें बेतुकल, मतलब जो हंसी, जो खिलवाड़ करते थे, बिंदास जो पन था ना, वो नहीं मिला। और कहीं ना कहीं उनके लिए ये सब अब जो सीरियसपन था वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। थोड़े ज्यादा गंभीर और बेचैन से नजर आ रहे थे बलराज साहनी साहब। रोजगार की तलाश में उन्होंने कश्मीर से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी पत्र लिखा था और उनसे शांति निकेतन के हिंदी भवन में फिर से शरण देने की प्रार्थना की थी। उनका हाँ में उत्तर भी आया था, लेकिन तभी घटित 2 घटनाओं ने उनका फिल्मों में अभिनय करना बिल्कुल तय कर दिया था।
पहली जो घटना थी उसका अगर मैं जिक्र करूं तो भाई वो इस तरह से है कि विलायत जाने से पहले कहानियां हंस में बाकायदा प्रकाशित होती रहती थी और ये उन भाग्यशाली लेखकों में से एक थे जिनकी भेजी कई रचना जो थी वो अस्वीकृत नहीं हुई थी। विलायत में 4 साल तक उन्होंने कहानी नहीं लिखी थी, तो इसकी वजह से ना उनकी जो प्रैक्टिस थी वो कहीं ना कहीं टूट सी गई थी। अब मैं उसको फिर से स्टार्ट करना चाहता था, तो एक कहानी लिखकर हंस को उन्होंने वापस भेजी, वो वापस आ गई। अब उनके स्वाभिमान को, उनके ईगो को थोड़ी सी चोट लगी और इस चोट का घाव इतना गहरा था कि इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बाद उन्होंने कभी कोई कहानी लिखी ही नहीं। और जो दूसरी घटना थी वो इस तरीके से थी कि छुट्टियों में चेतन आनंद का उनके पास कश्मीर आना हुआ। वो अपने द्वारा निर्देशित की जाने वाली फिल्म नीचा नगर में बलराज और उनकी पत्नी दमयंती से मुख्य पात्रों की भूमिकाएं करवाना चाहते थे। दोनों को 20,000 रुपए उन्होंने देने की बात कही। तो चेतन की फिल्मों में काम करने के इस निमंत्रण ने जैसे उनके चोट पर मरहम का काम किया। उन्होंने उनकी जो बात थी, उनका जो प्रस्ताव था वो मान लिया और इस तरह के से अस्वीकृत कहानी ने बलराज साहनी को फिल्मों में जाने का एक रास्ता दिखाया। अगर कहानी वो छप जाती तो शायद वो फिल्मों में ना आते, लेकिन वो कहानी रिजेक्ट हो गई या फिर उस कहानी को नहीं छापा गया। फिर उसके बाद उनकी ईगो हर्ट हुई और इस तरीके से उनका फिल्मों में आना तय हुआ। तो इस तरीके से उनको फिल्मों में आने का ऑफर मिला और फिर क्या हुआ, फिर तो आपको पता ही है, सबके सामने है उनकी लाजवाब फिल्में। तो चलिए एक और गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए। आपका अपना कलाकार बेमिसाल आरजे बीजे के साथ हैं आप, आपके अपने एफएम गोल्ड 100.1 खरास सोना पर। तो सुनते रहिए, हम बस आएंगे नहीं। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है।
धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चुमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चुमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 14th and 16th April. Hurry up. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। एकदम सही। FM गोल्ड 100.1 खरा सोना और आपके साथ है आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। आज कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं बलराज साहनी साहब की। और बलराज साहनी साहब ने ना अपने किरदारों को बिल्कुल एकदम रियल बनाने के लिए हर किरदार को उन्होंने कहीं ना कहीं रियल जिंदगी में जिया और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जो शायद एक नॉर्मल कलाकार ना करे। 1951 में आई फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज को जेलर का रोल दिया था और बलराज साहब भी अपने रोल को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और आसिफ के साथ आर्थर रोड जेल पहुंच गए। तय हुआ कि वो जेलर के साथ कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार के लिए तैयारी करेंगे। ऐसा पहले जो हमारे जो दिग्गज कलाकार थे वो कभी कभी करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब तक आप उस पल को, उस लम्हे को जिएंगे नहीं, उसको फील नहीं करेंगे, तब तक आप उसको पर्दे पे कैसे उतारेंगे। और बलराज साहनी साहब का भी यही मानना था। तो इसी दौरान एक दिन बलराज एक जुलूस में शामिल हुए और वहां पर क्या हुआ कि हिंसा भड़कने पर कई लोगों के साथ साहनी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो वाकई में जेल पहुंच गए। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जेल पहुंचे और साहनी साहब को पहचान कर जेलर ने उन्हें जेल में रहकर शूटिंग करने की छूट दे दी। इसके बाद साहनी साहब जो थे, बलराज साहनी, रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस जेल लौट आते। इतने ऑनेस्ट थे वो अपनी इस चीज को लेकर के कि मुझे वापस लौटना भी है। करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में रहकर ही फिल्म हलचल की शूटिंग की और बहुत सारी बातें ऐसे ही है। उनकी बहुत सारे किस्से ऐसे बड़े बिंदास और बड़े एकदम बेबाक थे वो। ऐसे उनके जो बेटे हैं परीक्षित साहनी, जिनको सब जानते हैं, वो भी बहुत फेमस हैं। उन्होंने अपनी एक लिखी हुई किताब में बताया है, बहुत सारे किस्से हैं कि भाई जो पिताजी थे बलराज साहनी साहब इतने बिंदास थे, इतना जिंदा दिल थे, इतने हट्टे कट्टे हृष्ट पुष्ट थे कि वो एक तो व्यायाम बहुत करते थे। कश्मीर में ज्यादा रहे हैं, बहुत समय बिताया है इन्होंने कश्मीर में। तो कश्मीर की जो लेक है उसमें ठंड में और कपड़े उतारकर वो ऐसे ही कूद जाते थे और स्विमिंग किया करते थे। गुलमर्ग में भी एक बार ऐसे ही बताया उन्होंने कि उनको पता नहीं क्या हुआ, हम लोग वहां पहुंचे तो एक झरना था ठंडा और उन्होंने कहा कि बेटा आओ चलो झरने में नहाते। तो परीक्षित साहब ने बोला कि नहीं पापा ठंड लग जाएगी। क्या मुंडा क्या की कहता है, चल नहाते हैं। मतलब पंजाबी वो बहुत बोलते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने कपड़े उतारे और अपने बेटे को भी लिया, मतलब परीक्षित साहब को भी, और वो झरने में ठंड में नहाने लगे और बर्फ के पहाड़ थे अगल बगल। तो वो तो एकदम सही रहे, लेकिन परीक्षित साहब का कहना था कि मैं बाद में बीमार पड़ गया। तो इस तरीके के बिंदास इंसान थे वो। तो ऐसी कुछ किस्से कहानी मैं आपको सुनाती रहूंगी। कलाकार बेमिसाल में बलराज साहनी की बात हो रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो लॉस आपका ही होगा, क्योंकि फिर आपको कैसे पता चलेगा वो किस्से जो मैं आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप किया और मुझसे ये उम्मीद नहीं रखी कि मैं उन व्हाट्सएप को शामिल करूं, बट हाँ आपका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है। आई लव यू। 9868868753 वो नंबर है। और प्रोग्राम वाकई में अच्छा लग रहा है ना, तो सोमवार को एक प्रोग्राम आता है ना 3 बजे से, वो आप FM गोल्ड आपकी बात FM गोल्ड के साथ उसमें भेज सकते हैं। ईमेल fmgold@gmail.com। और न्यूज ऑन AIR की ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मेरी जान डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस ऐप के थ्रू तो हम आपके साथ कहीं पे भी आप जाएंगे वहां चलेंगे। तो काबुली वाला का ही गाना प्ले कर रही हूँ आपके लिए।
वैसे इसका एक और गाना है, ए मेरे प्यारे वतन, है ना, वो वाला प्ले करना चाहिए ना, मुझे पता है वो गाना बहुत से लोगों को पसंद आएगा जब मैं प्ले करूंगी। मेरा भी फेवरेट गाना है वो, और आप लोग, बहुत से लोग ये सोच भी रहे होंगे कि काश काबुली वाले का ये गाना जो है वो प्ले कर दूं मैं। तो चलिए ठीक है, आपकी जो दिल की बात है ना वो मैंने सुन ली है। ए मेरे प्यारे वतन, एंजॉय दिस ट्रैक, सुनते रहिए कलाकार बेमिसाल FM गोल्ड 100.1 के साथ। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे
छिड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। भाई हमारे देश पर तो हमारा दिल कुर्बान है ही, लेकिन ऐसे कलाकारों पर भी हमारा दिल कुर्बान है जिन्होंने दिल खोल कर एक्टिंग की और अपना मतलब पूरी मेहनत को निचोड़ कर रख दिया एक फिल्म में रियलिटी लाने के लिए। अपने किरदार में वो ऐसे घुस जाते थे कि क्या ही कहें। वो तो आप जब इनकी फिल्में देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कलाकार बेमिसाल में आज हम बलराज साहनी के बारे में बात कर रहे हैं और अपने बेटे के साथ भी ना बड़े फ्री माइंड से रहे, ये हमेशा फ्री स्पिरिट मैन रहे हमेशा। एक बार ऐसे ही उनके बेटे मतलब परीक्षित साहनी कुछ ऐसा कर रहे थे जो कि नहीं करना चाहिए और वो अपने पिताजी से यानी कि बलराज साहनी से छुप कर रहे थे और उन्होंने देख लिया तो फिर उन्होंने उनको जब देखा तो कहा कि बेटा ये ना आप मेरे सामने भी कर सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो जो करना है वो मेरे सामने करो, मैं हमेशा मतलब आपका दोस्त ही रहूंगा, आपको मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। तो बाप बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता बलराज साहनी और परीक्षित साहनी के बीच में था और ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं जो अपने बच्चों के साथ दोस्ती निभा पाते हैं। चलिए एक और किस्सा बताती हूँ आपको। फिल्म 2 बीघा जमीन से ही जुड़ा है ये किस्सा और बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। बिमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज से पहले अशोक कुमार साहब को त्रिलोक कपूर और नाजिर हुसैन के नाम पर भी विचार किया था। खैर बिमल साहब ने बलराज साहनी की फिल्म हम लोग देखी और तय किया कि बलराज को इस फिल्म में लीड रोल देंगे। उन्होंने बलराज को बुलाया तो वो सूट बूट में बिमल रॉय के ऑफिस पहुंच गए। उन्हें देखकर बिमल साहब जो थे वो चकरा गए क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि नौजवान जो है रिक्शे वाले का किरदार निभा पाएगा। तभी बिमल ने बलराज से कहा, मिस्टर साहनी आप किरदार में बिल्कुल फिट नहीं बैठते, मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शे वाले का है। इस पर साहनी साहब ने बिमल जी को कहा कि एक बार उनकी फिल्म धरती के लाल देखिए फिर आपको पता चलेगा। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार मेरी फिल्म ना धरती का लाल देखिए। बिमल रॉय साहब ने वो फिल्म देखी और फिर वो एकदम रिलैक्स हो गए और रिलैक्स होकर बलराज साहब को उन्होंने ये रोल दे दिया। और उसके बाद बलराज अपने किरदार की तैयारी के लिए मुंबई की सड़कों पर रोजाना घंटों रिक्शा खींचते थे। बिल्कुल 2 बीघा जमीन के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, घंटों रिक्शा खींचा, पसीना बहाया और फिर जो किरदार आपने उनका फिल्म में देखा, ओ माय गॉड, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसे ही एक किस्सा और भी है। किशोर दा ने भी बताया था उनके बेटे को कि भाई बिमल रॉय साहब ने इस फिल्म के लिए मुझे चुना था, जिसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा भी था और जब मुझे गुस्सा आता है तो बड़ा खराब गुस्सा आता है। बाद में मुझे पता चला कि इसमें बलराज साहनी को ले लिया गया। ये नया लड़का लंदन रिटर्न एकदम हट्टा कट्टा और ऐसा स्मार्ट सा दिखता है, कैसे वो एक रिक्शे वाले का किरदार निभाएगा। बट उन्होंने ये भी बोला कि भाई देखो बेटा, मैं जो भी फिल्म देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है उस फिल्म में उस कलाकार को देखकर कि भाई इससे अच्छा रोल तो मैं कर सकता था, इससे अच्छा रोल तो मैं कर लेता। बट जब मैंने 2 बीघा जमीन देखी तो 2 बीघा जमीन देखने के बाद मैंने कहा कि इस किरदार को जिस तरीके से बलराज साहनी ने किया वैसा मैं भी नहीं कर सकता था। तो दादा मुनि के जो ये शब्द थे वाकई में गोल्डन है उनके लिए, बलराज साहनी साहब के लिए। जिन जिन लोगों ने बलराज साहनी साहब की फिल्म देखी है वो मेरी बातों से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे। मैंने भी देखी है और आज की जनरेशन भी बलराज साहनी साहब को बहुत प्यार करती है क्योंकि वो कलाकार ही ऐसे हैं। बेमिसाल ऐसे ही नहीं बन जाता कोई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत दिखती है पर्दे पर जब वो अपने किसी भी फिल्म के लिए होमवर्क करके लाते हैं। वैसे होमवर्क तो हम भी करते हैं बट आप उसका इनाम हमें दे तो अच्छा लगेगा। उसके लिए आपको fmgold@delhi@gmail.com पर ईमेल करना पड़ेगा। आपकी नजरों
Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 14th and 16th April. Hurry up. सुनो सुनो सुनो, दिल्ली वासियों गौर से सुनो, बात है जानकारी की, हमारी भागीदारी की। सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई का हो काम तो जोखिम में ना डालें किसी की जान। याद रहे, हाथ से सीवर या सेप्टिक टैंक साफ करना या करवाना एक दंडनीय अपराध है। सीवर सफाई के लिए हमारी हेल्पलाइन 1916 पर कॉल करें या दिल्ली जल बोर्ड के नजदीकी ऑफिस में संपर्क करें। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर लाइसेंस्ड वेंडर से संपर्क करें। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यमुना को स्वच्छ बनाने में हाथ बटाएं। कलाकार बेमिसाल में आज बात हो रही है बलराज साहनी साहब की, और आज हम उन्हीं के कुछ किस्से आपको बता रहे हैं। एक बहुत ही बेमिसाल कलाकार, बेमिसाल, और उनकी जो बिंदास जिंदगी जीने का तरीका था, मतलब वो ना जो मन में आता था वो करते थे। कभी ऐसा नहीं उनको लगता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहे। अच्छा, एक बार ना उनकी मछुआरों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो मछुआरों के साथ दोस्ती हो गई तो वो मछुआरों के साथ फिर मछली पकड़ने भी जाते थे। वहां पर मछली वही बनाते थे, फिर खाते थे। मतलब 3-3, 4-4 दिन तक वो समुद्र में है तो वही मछुआरों के साथ है, मछली पकड़ रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का उनका कैरेक्टर था, इस तरीके के वो इंसान थे कि वो बिंदास थे अपनी लाइफ में। जो करना चाहते थे वो हमेशा करते थे। एक किस्सा तो ठंडे पानी वाला मैंने बताया ही, लेकिन वो अपनी लाइफ में व्यायाम जरूर करते थे। शीर्षासन और बहुत सारी चीजें वो रेगुलरली करते थे। इसी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी थी इतनी अच्छी थी। एक बार वही था, एक बार उन्होंने ना एक अपने बड़े आलिशान घर का एक व्यू सोचा, सपना देखा, और उनको जब वो बनाने लगे उस घर को, तो वो था करीबन बहुत बड़ा 13-14 कमरों का वो घर था, बंगला था, जो भी था कहेंगे। तो जब वो बनाने की सोच रहे थे और बना भी लिया था कुछ सीमेंटेड, तब उनके बेटे जो परीक्षित साहनी है वो मिले। तो उन्होंने बताया कि देखो परीक्षित, इसमें मैं तुम्हारे लिए ये बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए तुम इस एक कमरे में जिम्नाजियम बनाना, एक कमरे में पेंटिंग्स तुम अपनी रखना, यहाँ पर तुम्हें जो करना है वैसे करना। और बाकी उनका परिवार तो बड़ा था ही, तो सबका अपना अलग अलग रूम रहेगा। और इतना बड़ा, मतलब बहुत भव्य घर बनाया। परीक्षित ने वो घर देखा और उन्होंने बोला कि पिताजी, मेरे को लगता है एक तो सामने स्लम है, दूसरा ये है कि आपको ना ये 3-4 कमरों का ही बनाना चाहिए। इतना बड़ा बनाएंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब तो ये बन चुका है। उन्होंने कहा कि आप इसके सामने बागीचा बनाइए और कमरे थोड़े कम बनाइए। अच्छा, ये एक अपने उन्होंने किताब में ही लिखा है परीक्षित साहनी साहब ने कि भाई मैंने उनको बताया नहीं, बट जब वो कहीं बाहर थे तो उनको एक कोपेनहेगन में कोई एक शहर का नाम लिया था उन्होंने, तो उनको एक सपना आया था इसी घर को लेकर के कि यहाँ पर कुछ है, मतलब कुछ सही नहीं रहेगा। और बाद में वैसा हुआ भी। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी मिसहैपनिंग्स हुई, तो बलराज साहब ने भी ये माना कि हाँ वाकई में मुझे ये घर नहीं बनाना चाहिए था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि किस हीरोइन से उनकी शादी हुई। 1936 में बलराज ने दमयंती साहनी से विवाह किया, जो कि उनकी फिल्म गुड़िया की हीरोइन थी, लेकिन कम उम्र में उनका निधन हो गया। 2 साल बाद 1947 में बलराज साहब ने संतोष चंदोक से शादी रचा ली। बलराज तैराकी के भी बड़े शौकीन थे। तो वही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लेक में कूद जाते, एक छोर से दूसरे छोर वो तैर कर जाया करते थे। इसके अलावा जूहू में भी जो मतलब जूहू का जो जगह थी वहां पर भी वो वॉक करते थे, स्विमिंग करते थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी उनकी लाइफ में जो वो अलग अलग करते रहते थे, एकदम बिंदास। बलराज साहनी के बारे में कुछ और किस्से अगर आपको जानने हैं तो मुझे लगता है कि ये शो छोटा पड़ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ और आपको, और अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊं। तो चलिए अभी एक गाना सुन लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आपका अपना कलाकार बेमिसाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना।
से आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते, हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा, यूं रूठो ना हसीना। ये बाल बिखरे बिखरे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते, ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शोख गुंजा ऐसे न दिल में खिलता, यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, यूं रूठो ना। बिल्कुल नहीं रूठने देंगे हम आपको, क्योंकि हमने ख्याल रखा हुआ है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जल्दी से उनका एक और किस्सा सुनाती हूँ या कुछ थोड़ी सी और बताती हूँ आपको बातें। वैसे अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला मेथड एक्टर उनको कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स को नेचुरल दिखाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। फिल्म 2 बीघा जमीन के लिए उन्होंने कोलकाता के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा की थी, ताकि वो गरीब लोगों के माइंडसेट को समझ सकें। उन्होंने इसके अलावा शहर के रिक्शा चालक वाले यूनियन को भी ज्वाइन किया था, क्योंकि वो अपने रोल में वो चीजें लाना चाहते थे और इस दौरान उनको चोट भी लगी थी। वैसे इस फिल्म ने सिल्वर जुबली तक का सफर तय किया और कई अवार्ड्स भी जीते। हालांकि 1955 में मॉस्को में मार्शल स्टालिन ने इस फिल्म को देखा था, तो उन्होंने इस फिल्म को सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट्री बताया था। तो स्टालिन की इस बात से बलराज साहब जो थे वो काफी हर्ट हुए थे, क्योंकि वो अपने अपने आप को कम्युनिस्ट आइकॉन से बेहतर रिव्यू की उम्मीद वो कर रहे थे कि भाई कोई अगर इस तरीके का आर्टिस्ट उनकी फिल्म को रिव्यू कर रहा है तो वो इस तरीके की बात नहीं कहेगा। तो आज का ये प्रोग्राम आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर हमें बताइएगा fmgold@air.delhi@gmail.com पर ईमेल करके। अभी फिलहाल आरजेबीजे को दीजिए इजाजत, और वो गाना जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी वो प्ले कर रही हूँ आपके लिए, तुझे सूरज कहूं या चंदा। बने रहिए, क्योंकि 1:10 पर मैं वापस आऊंगी प्रोग्राम घर आंगन में। ध्यान रखिएगा अपना। वापस आ रहे हैं ना? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। और अब समय है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का।